वेलकम टू नो क्लासेस। आज है हमारा भूगोल विषय का पहला चैप्टर, संसाधन और विकास। आज हम संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। पहला शब्द है संसाधन और दूसरा है विकास। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ कहते हैं कि क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं। ऐसी वस्तु की सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाली पदार्थों का नाम बताएं। कहने का मतलब है कि जो हमारे आसपास मौजूद वस्तुएं आपको दिख रही है, वो सारी वस्तुएं संसाधन है। ठीक है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने में, आरामदेह बनाने में संसाधन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस विषय के चैप्टर में हम यह जानेंगे कि संसाधन क्या होता है और संसाधन का विकास कैसे हुआ या कैसे हो रहा है। ठीक है, तो संसाधन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि संसाधन जो है आपका, संसाधन उस चीज का, संसाधन उस वस्तुओं को कहते हैं जो मानव जीवन को सरल बनाती है। क्या बनाती है? सरल बनाती है। सभी वस्तुएं संसाधन ही कहलाती है। आगे देखते हैं। कहता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है, प्रयुक्त की जा सकती है और इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, ठीक है, क्या है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो जो आर्थिक रूप से संभव हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पर्यावरण में मौजूद जो प्रत्येक वस्तु, ठीक है, उसके उन वस्तुओं को प्रयुक्त करने के लिए, यानी कि उपयोग करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है ना, मतलब कि फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए जो हम प्रोसेस करके उन वस्तुओं का अपने यूज लायक, अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सके। ठीक है, वही, क्योंकि जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते वो तो संसाधन कहलाएंगे ही नहीं, है ना। वही चीज यहाँ कहता है कि प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं, यानी कि तेज करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। कहने का मतलब है जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं हैं या चीज़ें जो पाए जाते हैं उनको प्रोसेस करके, ठीक है, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करते, बना करके, निर्माण करके, ठीक है, उन चीज़ों के निर्माण करके ही हम संसाधन में बदलते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया है। हम यहाँ देखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। हम यहाँ देखेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें क्या है। मूल रूप से कहा जाए तो संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। ठीक है, मानवीय संसाधन में हम पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में कितने संसाधन और होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में हम देखेंगे क्या होते हैं, सतत अथवा या प्रवाह, है ना, सतत
संसाधन या प्रभाव संसाधन बोल सकते हैं, या हम जैव संसाधन बोल सकते हैं। सतत संसाधन के उदाहरण है आपका पवन, जल। जैव का है प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव। अनवीकरणीय में आपके आते हैं पुनः चक्रीय, ठीक है, जैसे पुनः चक्रीय संसाधन के उदाहरण आपके धातु हैं। और अचक्रीय में आपका है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इसलिए है क्योंकि ये दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर खत्म हो जाए तो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मानवीय कारक या मानवीय संसाधन, ठीक है। संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि संसाधनों का विकास कैसे हुआ है। आखिर संसाधनों का विकास कैसे हो रहा है या कैसे होता है, ठीक है। हम तो सबसे पहले समझ चुके एक संसाधन क्या होता है, ठीक है। मानव जीवन को जो सरल बनाती है, जो भी वस्तुएं मौजूद आपके आसपास मौजूद होते हैं, वो सब सभी संसाधन के ही प्रकार हैं या सभी संसाधन के ही अंदर आते हैं, ठीक है। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है ताकि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। यहाँ कह रहा है कि संसाधन जो है आपके, है ना, संसाधन है आपके, वो पहले ऐसा माना जाता था कि मानव के ये प्राकृतिक से ही होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। संसाधन जो होते हैं मानव के प्रयासों या क्रियाओं का ही परिणाम होता है। लेकिन मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने संसाधन को पूरा करने के लिए प्रकृति को अंधाधुंध खुदाई कर रहा है, कटाई कर रहा है, उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है। हम उन्हीं सभी समस्याओं को बारे में जाने की निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो रही है। कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो रही है, ये चीज़ पर हम ध्यान देते हैं। पहला है कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधन का हर्ष, ठीक है। कुछ व्यक्तियों का जो लालचवश होने से संसाधनों का हर्ष हो रहा है। हर्ष हो रहा है मतलब खत्म हो रहा है, खपत हो रहा है, पूरा तरीके से खत्म हो रहा है। दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। जाहिर सी बात है, जो संसाधन है वो कुछ लोगों के हाथ में आ गया, जिससे समाज में दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है। कहने के मतलब है कि जो संसाधन है मूल रूप से दो भाग में बढ़ गए हैं, एक गरीब के हाथों का संसाधन, एक है अमीर के हाथों का संसाधन, है ना। तीसरा है संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गई है, जैसे भूमंडलीय ताप, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि, ठीक है। ये सब सारे जो चीज़ें हैं, ये संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से ये ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है, ठीक है। वो सब चीज़ों को देखें, वो आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं कि आप क्रियाकलापों को पढ़ सके या कुछ चीज़ें करें। कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब जो भी हम लोग तेल पदार्थ यूज कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, ईंधन, जो भी ईंधन आप जितने भी गाड़ियाँ देख रही हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, वो अगर ख़त्म हो जाए तो हमारा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, उन सब चीज़ों पर हमें गौर करना है ना। कहने का मतलब है कि एक छोटा सा उदाहरण लेकर के चलिए कि आप बाइक लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। अचानक से बीच रास्ते में तेल आपका गाड़ी का खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको कठिनाई उत्पन्न होती है, उस गाड़ी को आगे ले जाने में या चलाने में दिक्कत होती है। तो वही सोचने वाली बात है, अगर पूरा पृथ्वी से ही ये जो तेल है, ठीक है, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है, वो सारे खत्म हो जाए, कितने सारे संकट हो जाएंगे। दूसरा कहता है घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोग के विचार जानने के लिए मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछे कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन के बारे में वे क्या सोचते हैं।
कहने का मतलब है कि आप एक पुनः, ठीक है, दोबारा रिसाइक्लिंग जो बोलते हैं कि कुछ चीज़ें का हम यूज़ करते हैं तो वो जो चीज़ें बच जाती है उनसे, तो उन चीज़ों का भी उपयोग करके एक नए चीज़ों को बनाना ही रिसाइकल होता है, ठीक है? वो चीज़ तो यहाँ कहने का मतलब है कि आप जो, ठीक है, आपके द्वारा जो संसाधन उपयोग किए जाते हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? दूसरा प्रश्न आपको पूछना है कि अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है? जो अपशिष्ट बच रहे हैं आपके घर का, जो भी चीज़ें आप वस्तु रहे तो उनका बारे में आपका क्या कहना है? आपके परिणाम को समुचित चित्रण तैयार करें, ठीक है? आपको जो भी आपको आंसर मिलेगा, जो प्रश्न आप पूछिएगा, उनका आप एक बायोडाटा तैयार करें, एक विषय सूची बनाएँ और उसको जानकारी को संग्रहित करें। आगे है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कहने का मतलब यहाँ है कि जो मानव समाज में एक समानता बनाने के लिए जो भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद सारे संसाधन हैं, उनका वितरण, बंटवारा एक समान होना चाहिए ताकि हमारा जीवन संतुलित बना रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी हम वर्तमान समय में संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से, है ना, आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, मतलब बहुत दिक्कत होगी। जैसे कि सोचने वाली बात है कि बड़े-बड़े आप शहर में जाओगे तो वहाँ पे आपको पानी की दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि छोटी सी जगह में बहुत अधिक जनसंख्या रहने से वहाँ पर मौजूद जो संसाधन है वो बहुत कम सीमित हो जाता है, जिसके कारण उसका उपयोग अधिक बढ़ जाता है, जिससे वहाँ का पानी खत्म हो जाता है, तो उससे कठिनाइयाँ होती है। इसी प्रकार बहुत सारे फैक्ट्री चलाने के लिए, कुछ भी बड़े-बड़े कल-कारखाने चलाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। लेकिन वही अगर जल हमारा खत्म हो जाए तो हमें दिक्कत होगी, और जिस प्रकार से हम संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में हमारा आने वाला जीवन बहुत ही कठिन होने वाला है, या हमारा पृथ्वी का भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषण विकास ही एक सतत पोषण विकास का ही एक हिस्सा है। अब सतत क्या होता है? सरल, है ना? सतत पोषण विकास। अब यहाँ जो एक शब्द जुड़ता है सतत, आखिर सतत विकास पोषण क्या है ना? एक शब्द यहाँ पे हमें मिल रहा है सतत पोषण, है ना? सतत पोषण विकास, सतत पोषण विकास। अब ये चीज हम देखते हैं सतत पोषण विकास क्या है, ये चीज के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे है आपका सतत पोषण विकास, है ना? ये है सतत पोषण विकास कि आखिर भाई सतत पोषण विकास क्या है ना? ये है सतत पोषण। सतत पोषण विकास है सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है, ठीक है? आर्थिक विकास का ही अर्थ है क्या है? सतत पोषण विकास, ठीक है? का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी को आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। कहने का मतलब है कि सतत पोषण विकास जो है एक ऐसा विकास है जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए वो संसाधन बचा रहे, ठीक है, उसके लिए दिक्कत ना हो, आने वाले भविष्य के लिए भी हम अपने संसाधन को संरक्षित रख सके, सुरक्षित रख सके। तो ये चीजें होती है सतत पोषण विकास। यहाँ पे दिया है रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन। अब रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इसके बारे में देखते हैं भाई। आखिर रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इसका अगर उल्लेख है तो इसका कुछ तो योगदान रहा होगा। यहाँ पर है, कहता है कि जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण
और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत, ठीक है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, क्या, फॉरेस्ट प्रिंसिपल है ना, भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा की स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, 21वीं शताब्दी के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्राप्त की। कहने का मतलब है कि जो ये सम्मेलन हुआ था विश्व स्तर पर, इसमें 100 से भी अधिक देशों ने भाग लिया और इस सम्मेलन का यह मुख्य उद्देश्य था कि हमारे पृथ्वी पर जो वैश्विक तौर पर जो खतरा मंडरा रहा है, हमारे पर्यावरण पर जो खतरा मंडरा रहा है, उन पर विचार करना, ठीक है, उन गंभीर मुद्दाओं पर अपना अपना ओपिनियन देना और उनका समाधान ढूंढना। ठीक है, इस सम्मेलन में एक फॉरेस्ट प्रोजेक्ट प्रिंसिपल लाया गया, यानी कि भूमंडलीय वन सिद्धांत लाया गया है, जिसमें सभी को सहमति जताई और सभी को ये कहा गया कि आप एजेंडा 21 स्वीकृति प्रदान करें। एजेंडा की स्वीकृति क्या है, ये चीज देखते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। कहने का मतलब है कि जो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है, और सतत विकास का मतलब आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि सतत विकास वह विकास होता है जिसमें हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को देखते हुए अपने विकास के कार्य को आगे बढ़ाना ही सतत विकास होता है। ठीक है, तो यही कहता है कि सतत विकास को अपनाना है या हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबों और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। कहने का मतलब है कि हर देश अपने स्तर पर एक सतत विकास के लिए 21 नियम का निर्धारण करे, बनाए। वो अपने देश के हालत के अनुसार, अपने देश की सूची के अनुसार, वो देश जैसा है, वहाँ की पर्यावरण स्थिति कैसी है, उसके अनुसार उन्हें 21 नियम बनाने हैं और अपने विकास को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो यही है एजेंडा 21। यहाँ है संसाधन नियोजन। ठीक है, संसाधन नियोजन क्या है भाई? संसाधन तो आप जान गए कि संसाधन नियोजन क्या है। ठीक है, संसाधन नियोजन के बारे में जानते हैं। नियोजन क्या होता है? नियोजन कहने का मतलब है कि एक नियमावली बनाना, ठीक है, एक रफ डायग्राम तैयार करना या एक मैप तैयार करना या एक रूट मैप तैयार करना, इस चीज़ को हम नियोजन कह सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ है कि एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि आप एक पढ़ने का, स्टडी करने का आप एक रूटीन तैयार करते हैं, एक नियम बनाते हैं, एक नियमावली बनाते हैं। ठीक है, कि हम सुबह उठ करके 2 घंटे साइंस पढ़ेंगे, 2-4 घंटे ये मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर 2 घंटे हम खेलेंगे। ठीक है, तो जो एक सही तरीके से, एक सही समय का हम विस्तार करते हैं, एक नियोजन तैयार करते हैं, वही होता है नियोजन करना। यानी कि एक किसी भी कार्य को करने से पहले हम उस कार्य के बारे में जो नियमावली बनाते हैं, जो हम सूची तैयार करते हैं या रफ मैप बनाते हैं, वही होता है नियोजन। तो हम संसाधन का नियोजन कैसे करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे।
संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। ठीक है, इसीलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत ही अधिक विविधता है और भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, विविधता है या और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां महत्वपूर्ण संसाधन पाए जाते हैं। कहने के मतलब है कि भारत जो देश है, यहाँ बात हमारे भारत देश के विविधता की बात हो रही है। हमारे बहुत ऐसे देश है, ठीक है, हमारे देश में बहुत ऐसे राज्य हैं जिनके पास संसाधन की प्रचुरता यानी कि भरमार है, संसाधनों की पूरा भरा पूरा है। जैसे कि झारखंड में मायका हो, कोयला हो, अभ्रक हो, ये सब चीज़ों की भरमार पड़ी हुई है। लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है। वही कहता है कि संसाधनों का हम एक नियमावली बनाएंगे कि हमारे देश में कौन सा संसाधन कहाँ कितने पाए जाते हैं, कौन से राज्य में कितने संसाधन हैं और क्या क्या संसाधन हैं कि इनके पास कोई संसाधन नहीं। तो उन संसाधनों का एक सूची तैयार करेंगे और उसका एक नियमित तरीके से हम सभी के रूप में समान रूप से बंटवारा ही करेंगे। ये चीज़ें कहते हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों के अत्यधिक कमी है। ठीक है, यहाँ कहता है कि कमी है, अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए हमारा राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल्य विकास की कमी है। कहने का मतलब कि यहाँ पर तो संसाधन की भरमार पड़ी है, बहुत सारे संसाधन है, लेकिन क्या कहता है कि यहाँ पर है ना विकास करने में कमी आ रही है कि नहीं हो रहा है। जिसके पास संसाधन है लेकिन उस संसाधन को हम कैसे उपयोग करें वो चीज करने का ही उपाय नहीं पता है या उनको मालूम नहीं है ना, वही चीज करें। विकास में कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भाग से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना अथवा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानिक स्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। यहाँ कहना है कि जो हमारे बहुत सारे राज्य हैं, हमने आपको तो बताया कि भाई कैसे हमारे राज्य में कि हमारे देश में किस तरीके के संसाधन हैं, है ना। हमारे राज्य में बहुत, जैसे लद्दाख हो, हमारा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब अलग अलग विशेषताओं से भरे पड़े हैं। इसीलिए भारत में एक अच्छी नियोजित नीति होनी चाहिए संसाधनों के प्रति, ताकि सभी को समान अधिकार मिले, सभी को समान अधिकार मिले। यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिए हुए देखते हैं। अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उनकी पहचान करें। कहता है कि आप अपने राज्य में, आप जिस भी राज्य से, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, वहाँ से आपको एक क्या तैयार करना है, वहाँ पे आपके राज्य में मिलने वाली सभी संसाधनों की एक सूची तैयार करनी है और वहाँ पे कौन कौन से संसाधन नहीं है उनका सूची तैयार करना है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि क्या भारत में संसाधन नियोजन, है ना, कि भारत में आखिर संसाधन नियोजन कैसे करेंगे, इसके बारे में बताया है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। ठीक है, कहता है कि हमारा भारत में संसाधन नियोजन करना एक बहुत ही कठिन का काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें बहुत सारे मुश्किलें आती हैं, सोपान मतलब दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं।
ठीक है, पहला क्या कहता है, देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक गुण अनुमान लगाना व मापन करना। ठीक है, उनके क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मैप तैयार करना। ठीक है, उनका सारा एक डाटा कलेक्ट करना। दूसरा कहता है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में संबंध स्थापित करना। तीसरा है जो आपका संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना होता है। ठीक है, सावधानी के बाद, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रयास किया गया। कहता है कि स्वाधीनता, आजादी के बाद हमारे देश में, ठीक है, संसाधन नियोजन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया। तो छात्रों, आपसे एक यहाँ पे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में प्रथम पंच योजना कब लागू हुआ, ये आप हमें अपने कमेंट में बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे द्वारा बताया गया, पढ़ाया गया, आपको समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, ज्ञात करो में कुछ चीजें दी हैं, देखते हैं। सामुदायिक भागीदारी की सहायता से सामुदायिक ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। कहता है कि आपको एक जा कर के देखना है, आप अपने गांव में, अपने पंचायत में जा कर के देखें कि आपके वार्ड द्वारा, आपके मुखिया द्वारा किस प्रकार के संसाधन बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सड़क संसाधन हो, तालाब निर्माण हो, कुआं निर्माण हो, गांव में लाइट लगाना हो, अन्य कार्य करना हो, ये सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। आगे देखते क्या है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है ना। कोई भी राज्य को हमको डेवलप करना है, विकास करना है, आगे बढ़ाना है, तो संसाधनों का उपलब्ध होना जाहिर सी बात है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल होता है कि वही राज्य विकास होता है जिसके पास प्रौद्योगिकी होती है और संस्थाएं होते हैं। तदनुरूपीन परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की, कहता है कि हमारे पास उपलब्ध तो संसाधन होना चाहिए, लेकिन प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए, संस्थाएं भी होने चाहिए, है ना, तभी हम अपना विकास कर पाएंगे। उपलब्ध से ही विकास संभव नहीं है। ठीक है, कहता है भाई कि हमारे पास अगर प्रौद्योगिकी है, संस्थाएं हैं, उपलब्ध है, तो उपलब्ध से ही केवल विकास संभव नहीं है। देश में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश की गिनती में आते हैं। जैसा कि हमारा राज्य झारखंड जो है, संसाधन के मामले में बहुत अमीर समझिए, लेकिन आर्थिक रूप में देखा जाए तो बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। यहाँ के बेरोजगारी दर देखिएगा तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद संसाधन है वो भरे पड़े हैं। वही यहाँ कहता है कि जिसके पास संसाधन है, जरूरी नहीं कि वही से विकास करेगा, लेकिन जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश में गिनती आते हैं। इसीलिए विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। कहता है वही चीज़ मैंने बताया कि जिसके पास संसाधन नहीं भी है, फिर भी वो विकास कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अन्य राज्यों से वो संसाधन ला करके वहाँ प्रोसेस करके वो अपना विकास कर रहा है, वो अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ा रहा है। ठीक है, आगे क्या कहता है, यहाँ कहता है क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने का कारण बताइए। वही चीज यहाँ आपसे सवाल कर रहा है कि भाई आप वैसे राज्य का नाम बताइए जिसके पास संसाधन तो बहुत है लेकिन वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है। और दूसरा कहता है कि जिसके पास संसाधन नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से वो बहुत विकसित है। ठीक है,
तो भाई जिसके पास संसाधन भरपूर पड़े हैं लेकिन आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर है, तो वो हमारा राज्य खुद झारखंड है ना। और जिसके पास संसाधन नहीं है और वो बहुत विकसित है, ऐसे राज्यों का नाम आप खुद बताइए। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशनकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी है ना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए, है ना। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास समानताएं तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित ही नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है ना। यहाँ कहता है कि जो हमारे भारत में इतने आक्रमण हुए, वो चीज़ हुए, वो कैसे हुए, वही चीज़ कहता है यहाँ पे। संसाधनों का उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा। संसाधनों का संरक्षण, हम कहेंगे कि भाई संसाधनों का जो दोहन हम कर रहे हैं भाई, तो उनका संरक्षण हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम सीखेंगे, अपने संसाधन का हम बचाव कैसे करें, रख रखाव कैसे करें, ये चीज़ें हम देखेंगे। देखते हैं आगे क्या कहता है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा रेड। तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों के विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक है ना और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है ना। कई समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों से संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय बना रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। क्या कहते हैं हमारे बापू, देखते हैं। कहता है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं। यहाँ कहते हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। बोल गया ना कि हमारे पास हमारा पेट पालने के लिए तो संसाधन है, लेकिन हमारी इच्छाओं को, हमारी लालचों को, हमारे घर में धरे संदूकों को भरने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हार्स के लिए, ठीक है, महात्मा बापू के अनुसार संसाधन हार्स के लिए क्या कहते हैं, लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। इन संसाधनों के लिए इस तरह के लिए बापूजी दोस्त कहते हैं कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा
उत्पादन के पक्षधर थे। यहाँ पर बापूजी की बात हो रही है कि वो किस प्रकार थे, किसके साइड थे, है ना। यहाँ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। ठीक है, क्लब ऑफ रोम जो थे 1968 में वो एक क्लब बनाते हैं, है ना, क्लब बनाते हैं कि भाई कैसे करना है। तत्पश्चात 1974 के सुमेरित ने अपनी पुस्तक स्मॉल इजबुट में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। पुनरावृत्ति की है 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट के सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण के वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर के शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। यह कहता है कि भाई हमारे पर्यावरण के संरक्षण में बहुत सारे प्रयास किए गए। हमारा जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसमें एजेंडा किस दिया गया था, वो भी हमारे भविष्य के संरक्षण के लिए किया गया। अब भू संसाधन क्या है ना, भू संसाधन देखते हैं भाई कि भू संसाधन क्या है। भू संसाधन, ये चीजें देखते हैं। भू संसाधन हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूप में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। हमारा जो पर्वत है वो 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाहित को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। ठीक है, जो हमारा देश है उसका 27% भाग में, ठीक है, वो खनिज है, जीवाश्म ईंधन है और वनों का अपार संचय भंडार, मतलब कोष भंडार बहुत बड़े भाग में फैला हुआ 27% में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है भाई। एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जो मैदानी भाग है आपका वो है आपका 43%, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेन क्षेत्र वो है 30%, है ना, यहाँ देख रहे हैं वो। और ये जो आपका है 27% वो है पठारी क्षेत्र, ठीक है।
अब भूमि का उपयोग कैसे-कैसे हो रहा है वो चीज़ देखते हैं। भू उपयोग, है ना? यहाँ पर बोल रहा है भू उपयोग कि भाई भू उपयोग क्या? भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं? ये चीज़ देखते हैं, है ना? भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। ज़ाहिर-सी बात है भूमि का कैसे होता है? पहला है वन, है ना? पहला वन है। दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, अनुपलब्ध, ठीक है? बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि योजनाओं में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। तीसरा परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। परती भूमि जो खाली पड़े हुए उसके लिए क्या? अस्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि अयोग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। परती भूमि, है ना? परती भूमि, आखिर परती भूमि क्या है? फिर क्या है? वर्तमान परती जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती जहां से 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। ठीक है, यहाँ कहता है कि 1 या 5 वर्षों से, 1 साल या 5 सालों से कृषि की खेती ना की गई हो। शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वह शुद्ध बोया क्षेत्र कहलाता है। कहता है कि जहाँ पर हम लगातार सीजन बाय सीजन कभी मक्का काटे, फिर आलू लगाए, फिर धान लगाए, गेहूँ लगाए, तो जो हम लगातार लगा रहे हैं उसका जिस भूमि का हम कृषि में उपयोग कर रहे हैं वही है शुद्ध बोया गया खेती या क्षेत्र। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। कहता है कि एक वर्ष में एक क्षेत्र में एक से अधिक फसल हम लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम अगर जोड़ देते हैं एक से अधिक, एक वर्ष में एक फसल से कई बार हम फसल लगाते हैं तो वो कृषित क्षेत्रफल कहलाते हैं, क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कि भाई कौन सा कहाँ है ना? मैप है। जैसे वन क्षेत्र कितना है? 81.11% है। ठीक है, उसके बाद बंजर तथा कृषि भूमि, ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना? ये डायग्राम आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज से पता चलता है कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। कृषि योग्य बंजर भूमि कितना प्रतिशत है? प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति कितना है? इस चीज को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि हमें क्या आगे अगले क्लास में हम देखेंगे कि भारत में भू उपयोग प्रारूप, कि भारत में जो भू उपयोग का प्रारूप है वो कैसा है। नेक्स्ट क्लास में आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो आप 9 क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना? क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा हो। इस YouTube चैनल पर आपको 10th क्लास की, है ना, 10th क्लास की सभी पुस्तकें, ठीक है, फ्री में पढ़ाई जाएगी। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहें ताकि आपका आने वाला
मैट्रिक का एग्ज़ाम जो होता है वो बेहतर हो। और आप अगर कोचिंग लेने में असमर्थ हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना भविष्य सुधार सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।